प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को पुत्र प्रेम कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक है प्रेमचंद। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बाबू चैतन्य दास पैसा के लोभ में अपने पुत्र को गंवा देते हैं और जब उन्हें बाद में यह समझ आता है कि यदि मैं अपने पुत्र के इलाज पर खर्चा किया होता तो आज मेरा पुत्र मेरे सामने होता। यदि खर्च करने के बाद वह नहीं बचता तो अफसोस भी नहीं होता कि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तो इस कहानी में हम लोग यही देखेंगे कि किस प्रकार से आदमी समाज के डर से, परिवार के डर से थोड़ा बहुत खर्च करता है, लेकिन यहाँ खास करके ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बाबू चैतन्य दास हैं वह कहीं भी पैसा खर्च करने के पहले कई बार सोचते हैं कि पैसा खर्च करने से कुछ लाभ होगा या नहीं। यदि उन्हें समझ में आ जाता कि पैसा खर्च करने से लाभ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो वे चाहे जितना भी गंभीर मामला हो, जितना ही सीरियस मैटर हो, लेकिन वे उस पर खर्च करना पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ समय गंवाए बिना हम लोग पाठ पर ही आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग्य व्यवहार भी करते थे। यहाँ देखिएगा, ये व्यवहार का स्पेलिंग जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये देखिएगा, है ना, व्यवहार लिखा है, होता है व्यवहार। तो अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स खूब पढ़ा था। और आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, उसमें धन के बारे में, रुपए पैसे के बारे में ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है और उसमें इसी विषय की जानकारी दी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि चैतन्य दास अर्थशास्त्र खूब पढ़े थे और पढ़े ही नहीं थे, अर्थशास्त्र में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसी के अनुसार वे अपने जीवन में व्यवहार भी करते थे। पेशा से वकील थे, 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। तो कहने का मतलब है कि पेशा से वकील थे, वहाँ से आमदनी होती थी, 2-3 गांव की जमींदारी थी, वहाँ से भी आमदनी होती थी, बैंक में भी कुछ रुपए पैसे जमा थे। अब यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र का उन्हें पूरा ज्ञान था, इसी के कारण वे इतना सोच समझ करके और कहाँ कहाँ से आमदनी हो सकती है, किस प्रकार से आमदनी की जा सकती है, उस पर ध्यान देते थे। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था। क्या प्रश्न होता था? इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का? तो जैसे ही कुछ खर्च करने का सवाल आता तो उनके मन में स्वभावतः, स्वभावतः का मतलब होता है नेचुरली, स्वभावतः का मतलब क्या हुआ? नेचुरली। तो इनके मन में यह प्रश्न आता था कि जो मैं खर्च करूंगा उससे मेरा उपकार मतलब भला होगा या किसी दूसरे का भला होगा। यदि
दो में से किसी का भी उपकार न होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि वे खर्च करेंगे और उस खर्च से या तो उनका फायदा हो या किसी और का हो, लेकिन फायदा होना ही चाहिए, चाहे उनका हो या किसी और का हो, लेकिन फायदा होना ही चाहिए, दोनों में से किसी एक का। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आराम से उस खर्च का गला निर्दयता पूर्वक दबा देते थे। कहने का मतलब कि उस पर खर्च ही नहीं करते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। कहने का मतलब कि कोई भी खर्च यदि व्यर्थ हो तो उस खर्च को वे विष पॉइजन के समान समझते थे। अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वह उनके जीवन का स्तंभ बन गया था। कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत जो कहता था, इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल जो कहता था, उसके आधार पर ही वे अपना जीवन चलाते थे। अब आइए आगे देखते हैं। बाबू साहब के दो पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दो बेटे थे। बड़ा का नाम प्रभुदास, छोटे का शिवदास। यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। एक श्रेणी का अंतर था मतलब दोनों में एक क्लास का अंतर था। उदाहरण के तौर पर ले ले, एक बड़ा वाला यदि 5 में था तो छोटा वाला 4 में। ये उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ, ऐसे दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। तो उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि एक यदि फर्स्ट ईयर में था तो दूसरा सेकेंड ईयर में। दोनों ही चतुर मतलब चालाक, होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। लेकिन दोनों होनहार थे, दोनों अच्छे थे, लेकिन प्रभुदास पर उनका विशेष स्नेह था। किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा बेटा प्रभुदास है उस पर पिता का ज़्यादा स्नेह था। इसलिए ज़्यादा स्नेह था क्योंकि वैसे तो दोनों के दोनों चतुर थे, दोनों के दोनों होनहार थे, लेकिन प्रभुदास जो था वह बहुत उत्साही था। जो भी काम करता था वह बहुत ही जोश के साथ करता था, इसलिए पिता का उस पर ज़्यादा स्नेह था। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। यहाँ एक शब्द है विद्योन्नति, इसका मतलब है विद्या में उन्नति करने के लिए, पढ़ाई में प्रोग्रेस करने के लिए। यहाँ देख लीजिएगा, और जहाँ मैं जोर दे करके बता रहा हूँ, समय दे करके बता रहा हूँ, हाईलाइट करके उसको लिख लीजिएगा। विद्योन्नति के लिए मतलब पढ़ाई में आगे प्रगति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। उनकी इच्छा थी कि बेटा को बैरिस्टर बनावे, इसलिए उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर मतलब बुखार आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य मतलब रोज, नित्य मतलब रोज, यहाँ देखिए नित्य मतलब रोज डॉक्टर साहब आते,
डॉक्टर साहब आते रहे पर ज्वर में कमी न हुई। कहने का मतलब कि जब प्रभुदास को बुखार हो गया तो उसका इलाज शुरू हुआ। रोज डॉक्टर आते थे, उसका इलाज करते थे, लेकिन उसके बुखार में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई। तो दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर के इलाज से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था। कहने का मतलब कि दिनों दिन क्षीण, क्षीण मतलब कमजोर, इसको नोट कर लीजिएगा। क्षीण मतलब कमजोर होता चला जा रहा था। उठने बैठने की शक्ति न थी। अब वह इतना कमजोर हो गया कि उसे उठना बैठना भी मुश्किल होने लगा। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। कहने का मतलब ऊपर हम लोग यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर कि उसने बीए की परीक्षा दी थी और बीए की परीक्षा के बाद ही उसे बुखार आ गया था। तो उसका रिजल्ट आया और वह प्रथम श्रेणी में पास किया और उसकी खबर उसे मिली, लेकिन यह खबर सुन करके भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की खुशी नहीं आई। वह सदैव, सदैव मतलब हमेशा गहरी चिंता में डूबा रहता था। वह चिंतित रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा। मतलब अपना जीवन ही उसे भारी लगने लगा, जो अपने जीवन से निराश होने लगा। एक रोज चैतन्य दास ने, चैतन्य दास वही प्रभुदास और शिवदास के पिता, डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या बात है, आप क्या इलाज कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, 2 महीने से इलाज कर रहे हैं और दवा का कोई असर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, डाउटफुल, संदेहजनक। यहाँ ये एक शब्द है संदेहजनक, इसका मतलब होता है डाउटफुल उत्तर दिया। क्या दिया? मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। संशय का मतलब होता है कंफ्यूजन। मैं आपको, ये संशय का मतलब है कंफ्यूजन। मैं आपको कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहता। मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्लोसिस है। कहने का मतलब कि डॉक्टर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद इन्हें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी को कहते हैं, है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर ने कहा, चैतन्य दास व्यग्र होकर बोले, तपेदिक? ये ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में तपेदिक बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। कहने का मतलब कि प्रभुदास की जो बीमारी है, उस बीमारी के जितने सारे लक्षण, सिम्टम्स हैं, वे सब तपेदिक के अर्थात ट्यूबरक्लोसिस के ही दिखाई दे रहे हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, जैसे डॉक्टर की बात पर विश्वास ही न हुआ हो। यहाँ अविश्वास के भाव का मतलब है कि जैसे आपको सामने वाले की बात पर विश्वास ही न हुआ हो। कहा, अविश्वास के भाव से क्या कहा? मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया, उन्होंने विस्मयकारी बात सुन ली हो, मतलब कोई सरप्राइजिंग बात सुन ली हो, ऐसा उनको लगा और उन्होंने कहा, तपेदिक हो गया। डॉक्टर ने खेद प्रकट हुए कर डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, दुख प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। डॉक्टर ने कहा कि यह जो तपेदिक अर्थात ट्यूबरक्लोसिस का जो रोग है, डिजीज है, वह शरीर में गुप्त, सीक्रेट ढंग से घुस जाता है और आदमी को पता भी
नहीं चलता है। जब यह पूरी तरह से आदमी को जकड़ लेता है तब जाकर उसे पता चलता है कि उसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। चैतन्य दास बोले, क्या बोले? मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को न था। कहने का मतलब कि यह रोग जब आपके परिवार में किसी को होता है तब आने वाली पीढ़ी में यह रोग लगता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे खानदान में तो यह रोग ट्यूबरक्लोसिस का रोग तो किसी को था नहीं, तो फिर इसको कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा संभव है मित्रों से इसके जर्म मिले हों। कहने का मतलब कि हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड हैं उनसे यह जर्म कीटाणु इनके शरीर में आ गया होगा। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? तो चैतन्य दास बहुत देर तक सोच करके डॉक्टर से सलाह मांगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। डॉक्टर ने कहा कि दवा करते रहिए, अभी ये जो जर्म्स है जो ट्यूबरक्लोसिस के वो फेफड़े, फेफड़े का मतलब होता है लंग्स, फेफड़े का मतलब होता है लंग्स, तो ये अभी लंग्स तक नहीं पहुंचा है, इसलिए ठीक होने की आशा है। चैतन्य दास बोले आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? उन्होंने पूछा कि दवा करते रहूंगा तो कितने दिनों में दवा का प्रभाव दिखने लगेगा? डॉक्टर ने कहा निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, मैं तो कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कितने दिन लगेगा, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। कहने का मतलब कि जब विंटर का सीजन आ जाता है तो विंटर के सीजन में ये ट्यूबरक्लोसिस का जो जोर है वह कम हो जाता है। चैतन्य दास फिर बोले अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे? उन्होंने पूछा कि जब अच्छा हो जाएगा तो जिस प्रकार से अभी पढ़ाई लिखाई पर परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जितना ध्यान दे रहा है उतना ध्यान दे पाएगा या नहीं? डॉक्टर ने कहा मानसिक परिश्रम के योग तो ये शायद ही हो सके। कहने का मतलब कि मेंटल लेबर करने लायक ये शायद ही हो पाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो रोगी होता है वह यदि उसका ट्यूबरक्लोसिस ठीक भी हो जाता है तो वह उतना मेंटल वर्क नहीं कर पाएगा जितना एक हेल्दी आदमी मेंटल वर्क कर पाता है। चैतन्य दास बोले किसी सेनेटोरियम में भेज दूं तो कैसा हो? है ना? कहा कि किसी सेनेटोरियम में, यहाँ मीनिंग भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पहाड़ी स्वास्थ्यालय। कहने का मतलब कि पहाड़ी इलाके में जहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आदमी जाते हैं और 2-4 महीना वहाँ रहते हैं, वहाँ की हवा और पानी में, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। तो चैतन्य दास का भी यही मानना है कि यदि वहाँ भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा। डॉक्टर से राय ले रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर ने कहा बहुत ही उत्तम। कहने का मतलब कि बहुत अच्छा रहेगा, आपका विचार जो है वो बहुत अच्छा है। फिर चैतन्य दास ने पूछा तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे? फिर पूछे कि इसके तब जब मैं वहाँ सेनेटोरियम में भेज दूंगा तो यह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा? फिर डॉक्टर कहते हैं हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना अच्छा ही होगा। डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक हो सकते हैं, लेकिन यह रोग फिर आ सकता है, इसलिए इस रोग को सबसाइड करके रखने के लिए, दबा करके रखने के लिए मानसिक परिश्रम से अर्थात मेंटल वर्क से
बचना अच्छा रहेगा। चैतन्य दास नैराश्य भाव से, नैराश्य भाव का मतलब हुआ डिसअपॉइंटेड होकर के बोले, अब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। कहने का मतलब कि इतना खर्च भी करें, ये ठीक भी हो जाएगा और उसके बाद भी यह मेंटल वर्क नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, तब तो इसका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, प्रभु दास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। कहने का मतलब कि डॉक्टर ने कहा था कि जाड़े के महीने में इस रोग का प्रभाव कम हो जाता है। तो गर्मी बीत गई, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई, वह भी बीत गई। लेकिन ये लोग इंतजार कर रहे थे कि जाड़े का मौसम आएगा, लेकिन प्रभु दास की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। कहने का मतलब कि वह बिछावन पर पड़े पड़े, बहुधा मीन्स प्रायः, इस रोग पर अर्थात ट्यूबरक्लोसिस पर जो बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपना स्टेटमेंट दे रखा है रिसर्च करके, उसी को पढ़ा करता था। उनके अनुभवों से अवस्था की तुलना किया करता था। तो डॉक्टर लोग जो अपने स्टेटमेंट में बताते थे कि तपेदिक रोग के क्या क्या लक्षण हैं, उसका क्या नुकसान होता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जब पढ़ता था तो अपने स्वास्थ्य से कंपेयर करता था, मिलाता था। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्त सा हो गया था, अस्थिर चित्त सा हो गया था, जिसका मन शांत नहीं होता। अस्थिर चित्त का मतलब होता है मन शांत न रहना। ये देखिए अस्थिर चित्त है ना, तो इसका मतलब होता है मन शांत न रहना। तो कुछ दिनों तक तो उसका मन शांत ही नहीं रहता था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता, और 2-4 दिन के लिए उसे थोड़ा आराम हो जाता तो वह किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देता, अर्थात मेंटल लेबर, मानसिक परिश्रम करना शुरू कर देता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। विलायत मतलब विदेश यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो फिर जीवन से निराश हो जाता। अब फिर जब वो मानसिक परिश्रम करने लगता, मेंटल वर्क करने लगता, किताब पढ़ने लगता, तो फिर उसका बुखार बढ़ जाता। कहने का मतलब कि उसकी तबीयत और खराब हो जाती। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे किंतु कई मास के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब बाद, जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद उसे विश्वास हो गया कि यह जो रोग है, इस रोग का निदान मुश्किल है, बहुत कठिन है। तब उसने अपने जीने की चिंता भी छोड़ दी। पथा पथया पथ, पथया पथ का विचार न करता। ये पथया पथ का मतलब होता है, यहाँ देखिए इसको, पथया पथ का मतलब होता है खाने लायक, रोगी के खाने लायक और न खाने लायक। पथ्य का मतलब होता है रोगी के का खाना, और अपथ्य का मतलब है रोगी के न खाने लायक खाना। तो पथया पथ का विचार न करता, कहने का मतलब कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए इसका भी विचार न करता और सब कुछ खाना शुरू कर देता, क्योंकि वह समझ गया कि यह रोग ठीक होने वाला है ही नहीं, तो आखिर जो इच्छा हो रही है खाने पीने की उसको क्यों बर्बाद किया जाए। घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता, घर वालों की नज़र बचाकर औषधियाँ मतलब दवाइयाँ जमीन पर गिरा देता। मित्रों के साथ बैठकर
जी बहलाता। अब मित्रों के साथ बैठकर गपशप करना शुरू कर दिया। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चीढ़ कर मुंह मोड़ लेता। यदि कोई पूछता कि अच्छा भाई बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वह चिढ़ जाता, गुस्सा हो जाता और मुंह मोड़ लेता, बताने से मुकर जाता। मुंह मोड़ लेने का मतलब होता है किसी काम को न करने की इच्छा प्रकट करना, है ना। ये एक मुहावरा है, मुंह मोड़ लेना, है ना। अनदेखा कर देना भी इसका मतलब होता है। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। कहने का मतलब कि उसका जो भाव था, एक्सप्रेशन था, अब यहाँ भाव का मतलब फीलिंग नहीं है, एक्सप्रेशन जो था वो शांतिमय उदासीनता, उसके भाव में शांतिमय एकदम पीसफुल उदासीनता मीन्स क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंस आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। और जब बात करता था तो वो थोड़ा, यहाँ देखिए इसका मतलब है फिलोसफिकल, है ना। फिलोसफिकल मर्मज्ञता मतलब उसके अंदर में जो जिस्ट है उसकी बात में, उसमें फिलोसफी पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर भी बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। लोक रीति जो हमारे सोसाइटी की जो रीति है, जो तौर तरीका है, उसको लोक रीति बोलते हैं। सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, समाज के जो तौर तरीके हैं, उसको लोक रीति बोलते हैं। उस पर और समाज की जो प्रथाएं हैं, जो कस्टम है, रीति है, रिवाज है ना, जो ट्रेडिशन है, उस पर बड़ी निर्भीकता से निडर होकर के आलोचनाएं मतलब क्रिटिसिज्म, ऐसे कहिए डिबेट भी कह लीजिए, है ना, क्रिटिसिज्म किया करता था। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती कि जब परिणाम विदित ही है तब इस प्रकार धन अपव्यय करने से क्या लाभ। अब इधर उसके पिताजी जो है चैतन्य बाबू, उनके मन में रह कर यह शंका उठती कि परिणाम मतलब रिजल्ट, विदित मतलब नोन, विदित मतलब नोन, है ना। विदित का मतलब हुआ ज्ञात, मालूम ही है, तो उस पर धन का अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्ची। ये अपव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करने से क्या लाभ। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा तर्पण करते जाते थे। लेकिन लोग क्या कहेगा, पहले कुछ तो बेटा के प्रति, पुत्र के प्रति मोह है, प्रेम है, और कुछ लोग क्या कहेंगे, लोक मत के भय से का मतलब हुआ, यह लोक मत के भय से का मतलब क्या हुआ कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से उस उसका इलाज करवाते जा रहे थे, दवा दारू करते जा रहे थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। ठंडा का महीना था, बेटा बीमार है, उसके सिरहाने बैठे हुए हैं, डॉक्टर खड़ा है, डॉक्टर की ओर देख रहे हैं और प्रश्नात्मक दृष्टि से मतलब प्रश्न पूछने की नज़र से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है। डॉक्टर ने थर्मामीटर लेकर जब उसका बुखार जांच लिया, टेम्परेचर ले लिया, तो कुर्सी पर जब डॉक्टर बैठ गए तो चैतन्य दास ने पूछा कि अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, अब तो जाड़ा आ गया और आपने कहा था कि जाड़ा में इसका प्रभाव कम हो जाता है, तो आपको कुछ अंतर मालूम पड़ रहा है। डॉक्टर बोले, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं असर हुआ है, बल्कि यह दुस्साध्य,
ये दुस्साध्य का मतलब होता है मुश्किल से इलाज होना। दुस्साध्य का मतलब होता है इलाज का मुश्किल हो जाना। तो उन्होंने कहा कि बल्कि अब तो इसका इलाज भी मुश्किल होता जा रहा है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, थोड़ा कठोर होकर के रूडली पूछे, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? तब आप लोगों ने मुझे ये भ्रम में क्यों डालकर रखा, डार्क में क्यों रखा कि जाड़े में ये अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। अब डॉक्टर पर ही गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्रकार से दूसरे की सरलता, सरलता का मतलब यहाँ है सीधापन, सीधापन का प्रयोग करके और अपना मतलब साधने का मतलब होता है अपना काम निकालना, अपना मतलब साधना, ये मुहावरा है, अपना मतलब साधना। देखिए यहाँ तक अपना मतलब साधना, इसका मतलब हुआ कि अपने फायदे के लिए काम करना, लेकिन इससे कभी भी सज्जनता, कदापि मतलब कभी भी सज्जनता नहीं कर सकते। अच्छे आदमी का गुण और अच्छे आदमी का विचार नहीं कहा जा सकता कि किसी दूसरे को डार्क में रखकर अपने फायदा के लिए किसी का इलाज करते रहना। डॉक्टर ने पोलाइटली कहा, नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। डॉक्टर ने कहा कि यह जिस प्रकार का रोग है, जिस प्रकार की बीमारी है, इस प्रकार की बीमारी में हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और हर आदमी जानता है कि अनुमान, आइडिया हमेशा सच नहीं होता। आपको जेरबारी अवश्य हुई, जेरबारी मतलब परेशानी जरूर हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको तकलीफ जरूर हुई, लेकिन मेरा इंटेंशन, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरी इच्छा, मेरा इंटेंशन कभी आपको भ्रम में डालने का नहीं था। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। जो छोटा बेटा है शिवदास, वह बड़े दिन की छुट्टी हुई थी, बड़ा दिन की छुट्टी मतलब क्रिसमस की छुट्टी हुई थी, उसमें आया था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर आप उनकी बात नागवा आप अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। कहने का मतलब कि शिवदास आ गया और वह डॉक्टर से बोला कि इस समय उनका बेटा बीमार है और इस परिस्थिति में एक बाप की क्या स्थिति होती है उसका आप अनुमान कर सकते हैं। उन्होंने जो कुछ बोल दिया वह बात यदि आपको नागवार लगी हो, अच्छी न लगी हो, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वे इस समय ऐसी स्थिति में हैं कि वे उनसे उस तरह की बात की आशा भी नहीं की जा सकती। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल की दृष्टि से देखकर कहा, वात्सल का मतलब होता है पुत्र के प्रति जो स्नेह का भाव होता है, उस भाव से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। कहने का मतलब कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्थात मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि उनका शायद मानना है कि यहाँ आने से उसे भी यह रोग लग जाएगा। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, कई बार मैंने कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। सब्र नहीं होता मतलब धैर्य नहीं होता, पेशेंस ही नहीं होता। तो इस लेसन में आज के लिए इतना ही, आगे का फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।